गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा, जयपुर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में नया टॉपिक आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है समाज, सोसाइटी। हम सब लोग समाज में रहते हैं। समाज के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज भी है। वास्तव में व्यक्ति एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। इनसे ही समूह एवं समाज का निर्माण होता है। सामाजिक संबंधों का निर्माण तभी होता है जब एक से अधिक व्यक्ति परस्पर संपर्क स्थापित करते हैं तथा एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। साथ ही ये बात भी ध्यान रखने की योग्य है कि सामाजिक संबंध स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सामाजिक संबंध सहयोगी एवं असहयोगी भी हो सकते हैं। सामाजिक संबंध असंख्य होते हैं, जिसके कारण इसकी प्रकृति अत्यंत जटिल होती है। समाज का निर्माण इन्हीं विभिन्न प्रकार के असंख्य सामाजिक संबंधों के आधार पर होता है। परंतु ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि समाज मात्र संबंधों का ढेर नहीं है। सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ताने बाने को ही हम समाज कहते हैं। समाज की परिभाषाएं। गिडिक्स के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों, अधिकार व पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों तथा अनेक विभागों, मानव व्यवहार पर नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। ये सामाजिक संबंधों का जाल है तथा ये सदैव परिवर्तित होता रहता है। मैकाइवर और पेज की पुस्तक का नाम है समाज, सोसाइटी। रियूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है जो कि एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक अंतर संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। ले पियर के अनुसार, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है गर्ल्स, ने पियर नहीं है, ले पियर है। ले पियर के अनुसार समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है, वरन ये एक ऐसी जटिल अंतःक्रियाओं का प्रतिमान है जो मनुष्यों के बीच उत्पन्न होता है। अभी जो मैंने आपको परिभाषाएं बताई, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज को मूर्त एवं अमूर्त दोनों रूपों से परिभाषित किया गया है। समाज शब्द जितना सरल है, उसकी परिभाषा देना उतना ही कठिन कार्य है। अधिकांश विद्वान समाज को सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था, जाल अथवा ताना बाना मानते हैं। व्यक्ति सामाजिक संबंधों की स्थापना मूल रूप से अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया में करता है, क्योंकि मानव की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। क्योंकि सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज को भी अमूर्त माना गया है, अर्थात इसका कोई निश्चित रूप नहीं है। मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा की व्याख्या के आधार पर अभी मैंने आपको मैकाइवर और पेज की परिभाषा बताई है और आपकी पुस्तक का नाम भी बताया है, समाज। उस परिभाषा की व्याख्या के आधार पर मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज की जो विशेषताएं हैं उन्हें मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो बताऊंगी मैं विशेषता, वह है रीतियाँ। प्रत्येक समाज में सामाजिक व्यवहार से संबंधित कुछ रीतियाँ होती हैं। इन्हें समाज स्वीकृति प्रदान करता है। ये रीतियाँ विवाह, शिक्षा, खान पान, वार्तालाप, संस्कार आदि से संबंधित होती हैं। समाज अपने सदस्यों से अपेक्षा करता है कि वे इन रीतियों का पालन करें। ये रीतियाँ समाज को संगठन प्रदान करती हैं। उदाहरण के रूप में हिंदू समाज में विवाह से संबंधित जो नियम हैं, निषेध हैं,
इसी प्रकार हिंदू समाज की आज एक प्रमुख विशेषता बन गए हैं ये नियम और निषेध, और इसी प्रकार अन्य समुदायों में ये नियम और निषेध हिंदू समाज से भिन्न है। प्रत्येक समाज में भोजन खान पान से संबंधित नियम होते हैं। सदस्यों को इनकी पालना करना आवश्यक होता है। मान्यता प्राप्त व्यवहार की प्रणालियां होने के नाते विभिन्न रीतियां समाज का महत्वपूर्ण आधार बन जाती हैं। ये रीतियां समाज के संगठन, सामाजिक संबंधों के निर्धारण, व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दूसरी विशेषता कार्य प्रणालियाँ। मैकाइवर और पेज का कार्य प्रणालियों से अभिप्राय संस्थाओं से है। समाज में एकता तथा संगठन बनाए रखने के लिए कार्य प्रणालियों का होना ज़रूरी है। यदि समाज के सदस्य निश्चित कार्य प्रणाली को छोड़ अपने स्वेच्छा ढंग रूप से कार्य करना शुरू कर देंगे तो समाज का संतुलन ही खत्म हो जाएगा। प्रत्येक समाज में लक्ष्यों, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ निश्चित कार्य प्रणालियाँ होती हैं। इनके अनुसार ही लोग उचित ढंग से कार्य करते हैं। कार्य प्रणालियाँ आवश्यकताओं की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग कार्य प्रणालियों का निर्धारण किया जाता है। ये कार्य प्रणालियाँ व्यक्तियों के उद्देश्यों को पूरा करने के सरल तथा मान्यता प्राप्त साधन प्रस्तुत करती हैं। तीसरी विशेषता अधिकार। अधिकार के अभाव से समाज में अव्यवस्था, असंतुलन, अशांति उत्पन्न हो जाएगी। समाज के संगठन के लिए अधिकार की भावना का पाया जाना अनिवार्य है। अधिकार के द्वारा समाज में नियंत्रण रहता है। अधिकार या सत्ता राज्य में राजा या शासक के पास होती थी पहले। इसी प्रकार परिवार में कर्ता या किसी संस्था में संस्था के प्रधान के पास, परिवार में परिवार के मुखिया के पास, है ना, कर्ता या परिवार के मुखिया के पास। इसी प्रकार किसी संस्था में संस्था के प्रधान के पास अधिकार होते हैं। इन अधिकारों के प्रति आज्ञा भाव निहित होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार करते हैं। उदाहरण समझ लीजिए, परिवार में पिता या कर्ता अपने अधिकार के कारण ही परिवार के अन्य सदस्यों को आज्ञा भी देते हैं और निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित भी करते हैं, और उससे परिवार नियंत्रित रहता है। ठीक उसी प्रकार कोई शिक्षण संस्था में ये अधिकार प्राचार्य के पास होता है, यानी जो संस्था प्रधान होता है उसके पास होता है। चौथी विशेषता समझ लीजिए, पारस्परिक सहयोग। सहयोग के अभाव में समाज की व्यवस्था नष्ट हो जाती है। सहयोग के बिना समाज चल ही नहीं सकता है, खतरे में पड़ सकता है। सहयोग के अभाव में सामाजिक संबंधों का जन्म नहीं होता। जब सामाजिक संबंधों का जन्म ही नहीं होगा तब समाज का जन्म कैसे होगा। इसके अतिरिक्त मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं हैं। मनुष्य बिना पारस्परिक सहयोग के अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में हो, उसे अन्य व्यक्तियों से सहयोग लेना और सहयोग देना, यानी लेना भी पड़ता है और सहयोग प्रदान भी करना पड़ता है। समूह तथा विभाग, अगली विशेषता बताने जा रही हूँ। समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है। इसके अंतर्गत अनेक समूह और विभाग होते हैं, जैसे परिवार, गांव, नगर, पड़ोस, समितियाँ आदि। मानव के संबंध निर्माण में अनेक इकाइयों का योगदान होता है। प्रत्येक इकाई, जैसे परिवार, गांव, समिति, मानव के संबंधों को प्रभावित करती है और इन्हीं इकाइयों से समाज का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जैसे मानव शरीर को ही लीजिए। शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, हाथ, पैर, सिर, नाक, कान, पाँव, इन सब से शरीर की रचना होती है। ये अंग जितने उपयुक्त ढंग से कार्य करेंगे, हमारा शरीर भी उतना ही स्वस्थ रहेगा। उसी प्रकार समाज के विभिन्न अंग या इकाइयाँ जितनी व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगी, उतना ही समाज व्यवस्थित एवं संगठित होगा। मानव व्यवहार पर नियंत्रण।
समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए नियंत्रित रखना आवश्यक है। इसके अभाव में मानव स्वेच्छापूर्ण व्यवहार करेगा। नियंत्रण के कारण व्यक्ति अपना व्यवहार समाज के मूल्यों के अनुरूप करता है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों प्रकार के व्यवहारों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। नियंत्रण चाहे धर्म, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियों के द्वारा हो, ये अनौपचारिक नियंत्रण के साधन हैं। धर्म, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियाँ, अथवा औपचारिक नियंत्रणों द्वारा नियंत्रण रखा जाए। औपचारिक होते हैं कानून, प्रशासन, पुलिस, न्यायालय आदि के द्वारा। प्रत्येक समाज में नियंत्रण के कुछ तरीके अवश्य होते हैं। इनके माध्यम से ही व्यक्तियों पर अंकुश रखा जाता है। ये माध्यम औपचारिक, अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। स्वतंत्रता, अगर समाज में सिर्फ नियंत्रण ही हो तो भी समाज के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। अच्छे और स्वस्थ संबंधों के जन्म तथा व्यक्तिगत जीवन में और व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। यदि समाज में नियंत्रण ही रहे व किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाए तो समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। समाज में प्रत्येक सदस्य को इतनी आज़ादी, स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने तर्क और बुद्धि के सहारे या दूसरों के विचारों के सहारे अपने जीवन के स्तर को सुधार सके। समाज की प्रकृति अथवा समाज की विशेषताएं अब मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने आपको मैकाइवर और पेच ने जो समाज की परिभाषा दी है उसके आधार पर विशेषताएं बताई हैं। अब मैं आपको समाज की विशेषताएं बताऊंगी। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज की परिभाषा जिन शब्दों में दी है उससे समाज की कुछ विशेषताएं भी स्पष्ट होती हैं। अब हम उन विशेषताओं के बारे में जानेंगे। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। बिना सामाजिक संबंधों के समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। समाज के सदस्यों में पाए जाने वाले निश्चित सामाजिक संबंधों के जाल अथवा व्यवस्था द्वारा सभी सदस्य एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ये संबंध अव्यवस्थित, मनमाने अथवा पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, अपितु इनकी स्थापना हेतु समाज में पाए जाने वाले आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप होते हैं। समाज के सदस्य इन संबंधों की स्थापना अपनी मानसिक संतुष्टि, सामान्य हितों की पूर्ति, पारस्परिक निर्भरता तथा सामाजिक दायित्वों के निर्वाह हेतु करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित इन्हीं संबंधों द्वारा सदस्यों के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। सदस्यों में पाए जाने वाले व्यापक संबंधों के एक निश्चित ढांचे अथवा व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। दूसरी विशेषता अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। समाज अमूर्त है। समाज मनुष्यों का मूर्त समूह नहीं है, अपितु ये सदस्यों के बीच पाए जाने वाले व्यापक सामाजिक संबंधों का ताना बाना या व्यवस्था है। क्योंकि संबंधों का कोई स्वरूप नहीं होता है, इसलिए समाज भी अमूर्त है। अमूर्त से तात्पर्य है कि उसका कोई आकार, प्रकार, रूप नहीं है। क्योंकि संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज भी अमूर्त है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष। समाज के सदस्यों के बीच सहयोगात्मक तथा असहयोगात्मक यानी संघर्ष दोनों प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। ये दोनों प्रकार के संबंध समाज के लिए ज़रूरी हैं। सहयोग के द्वारा सामाजिक संबंध निर्मित होते हैं। संघर्ष के द्वारा सामाजिक समस्याओं का निराकरण होता है। सहयोग और संघर्ष एक दूसरे से जीवन के सहयोग और संघर्ष जीवन के दो पहलू हैं। सबसे पहले मैं आपको समाज में सहयोग के बारे में बता रही हूँ। मानव समाज एक जटिल व्यवस्था है। समाज के सदस्य एक दूसरे से सहयोग करते हुए अपने लक्ष्यों यानी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है, असीमित है। ये भी संभव नहीं है कि प्रत्येक आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही पूरी कर ले। इसलिए मानव का सामाजिक जीवन सहयोग पर ही आधारित है। सहयोग के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग।
प्रत्यक्ष सहयोग वहाँ प्रदान किया जाता है जहाँ व्यक्ति आमने सामने के संबंध रखते हैं। उदाहरण के लिए, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति आमने सामने के संबंध रखता है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से सहयोग करता है। प्रत्यक्ष सहयोग में समान कार्य व समान उद्देश्य का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये याद रखने योग्य बात है। प्रत्यक्ष सहयोग का अर्थ स्वयं के कार्यों से अन्य को लाभ पहुंचाना नहीं है। इसका अर्थ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर प्रयास करना होता है। ऐसा सहयोग सरल समाजों में अधिक पाया जाता है। अप्रत्यक्ष सहयोग जटिल समाजों में अधिक पाया जाता है। इसमें उद्देश्यों व लक्ष्यों में तो समानता होती है। ध्यान दीजिए, उद्देश्यों व लक्ष्यों में तो समानता होती है। लक्ष्य और उद्देश्य तो एक से होते हैं, परंतु उसकी प्राप्ति हेतु सभी सदस्य मिलकर एक सा प्रयत्न नहीं करते। यानी वो अलग अलग कार्य भी कर सकते हैं एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। सदस्य इन उद्देश्यों व लाभों की प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं। वे अलग अलग साधन भी अपना सकते हैं। अप्रत्यक्ष सहयोग का अर्थ सामान्य उद्देश्यों को पाने के लिए असमान कार्य करने से है। श्रम विभाजन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है अप्रत्यक्ष सहयोग का। समाज में महत्व की दृष्टि से दोनों प्रकार के सहयोग एक समान है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ समाज में संघर्ष। प्रत्येक मनुष्य जैविक, मानसिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्न होता है। इससे समाज में संघर्ष की उत्पत्ति होती है। समाज में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, लक्ष्यों, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष का सहारा लेता है। जीवन एक संघर्ष है और ये संघर्ष भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। पहले मैं आपको प्रत्यक्ष संघर्ष बताती हूँ। प्रत्यक्ष संघर्ष प्रत्यक्ष संपर्क होने पर विकसित संघर्ष को प्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। दो व्यक्तियों या समूहों में संघर्ष, जैसे सांप्रदायिक दंगे, युद्ध, दो मित्रों में झगड़ा, परिवार के सदस्यों में संघर्ष या पति पत्नी के मध्य संघर्ष, तथा जैसे जब तलाक होता है, विवाह विच्छेद, प्रत्यक्ष संघर्ष के ये सारे उदाहरण हैं। अप्रत्यक्ष संघर्ष, इसके अंतर्गत व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे व्यक्तियों के हितों में बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है। अप्रत्यक्ष संघर्ष में व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों के स्वार्थों का हनन करता है, लेकिन इसमें वे दूसरों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं होता है। जैसे सभी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं अप्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए साइकिल बनाने वाली जैसे दो कंपनियां हैं, वो अपना माल ज़्यादा बेचने के लिए एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करती हैं। ये संघर्ष आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में देखा जा सकता है। समाज में समानता और विभिन्नता। समाज में समानता तथा विभिन्नता पाई जाती है। बाह्य दृष्टिकोण से दोनों परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, पर वास्तविकता ये है समाज में समानता और विभिन्नता एक दूसरे के पूरक है। इन्हीं के द्वारा समाज को स्थायित्व व निरंतरता प्राप्त होती है। समानता के कारण संस्थाओं का जन्म होता है, विभिन्नता के कारण संस्थाओं में परिवर्तन तथा कार्यों में सुधार होता है। अब मैं आपको अगली विशेषता बताने जा रही हूँ। समाज का आधार अन्यों आश्रितता, पारस्परिक निर्भरता है। मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को जैविक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि उपखंडों में बांटा जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वह इन आवश्यकताओं को अपने आप या बिना किसी की सहायता के पूरा कर ले। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। मनुष्य की एक प्रमुख आवश्यकता यौन तृप्ति है। इसके लिए स्त्री पुरुष परस्पर निर्भर होते हैं, ये मैं उदाहरण बताया है। इसी प्रकार बाल्य अवस्था में बच्चे अपने पालन पोषण एवं शिक्षण के लिए परिवार के सदस्यों
पर निर्भर होते हैं। कहने का अर्थ है कि समाज का आधार है अन्यों आश्रितता। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में व्यक्ति श्रम विभाजन के कारण एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अब सिक्स्थ जो छठी विशेषता है, समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। पारस्परिक संबंधों से ही समाज का जन्म होता है। इन संबंधों की स्थापना के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना जरूरी है। सभी जीवधारियों में जागरूकता पाई जाती है, भले ही जागरूकता की मात्रा कम हो। इसलिए जीवधारी, चाहे वह पशु हों या कीट पतंगे हों, उनमें समाज पाया जाता है। लेकिन जब हम समाजशास्त्र में पाया जाता है, उनमें श्रम विभाजन भी लेकिन साथ में पाया जाता है तथा सामाजिक व्यवस्था भी पाई जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जो समाज है वह मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, लेकिन समाजशास्त्र में हम मानव समाज का ही अध्ययन करते हैं। निरंतर परिवर्तनशील समाज एवं उसमें व्याप्त साधनों की व्यवस्था स्थिर न होकर परिवर्तनशील है। समाज में समय अनुसार निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। मैकाइवर तथा पेश ने सामाजिक संबंधों की सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को ही समाज कहा है। दूसरे शब्दों में ये सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव परिवर्तित होता रहता है। अभी मैंने आपको समाज की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताया है, लेकिन इसके साथ ही इसी चैप्टर में मैं आपको समाज और एक समाज में क्या अंतर है वो भी बताने जा रही हूँ। उसे भी आप समझ लीजिए। सामान्य शब्दों में लोग समाज तथा एक समाज दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, किंतु समाजशास्त्र में इन दोनों शब्दों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। समाज शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थों में किया जाता है, जबकि एक समाज शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट समाज के लिए किया जाता है जिसकी निश्चित भौगोलिक सीमाएं हैं तथा जो अन्य समाजों से भिन्न है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज, अमेरिकी समाज, फ्रांसीसी समाज आदि एक समाज के उदाहरण हैं। र्यूटर के अनुसार एक समाज पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों का वह स्थायी तथा निरंतर चलने वाला समूह है जिसमें लोग स्वतंत्र रूप से सांस्कृतिक स्तर पर अपनी प्रजाति को जीवित एवं स्थायी रखने में समर्थ होते हैं। एक समाज में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है। जिन्स वर्ग के अनुसार, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जिन्स वर्ग है, जिन वर्ग नहीं है, जिन्स वर्ग के अनुसार एक समाज व्यक्तियों का वह समूह है जो किन्हीं संबंधों अथवा व्यवहार के तरीकों द्वारा संगठित है और जो उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इन संबंधों से नहीं बंधे हैं अथवा जो उनसे भिन्न व्यवहार करते हैं। अब मैं आपको समाज और एक समाज में जो अंतर है उसके बारे में बताऊंगी। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जिसमें सामाजिक संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था पाई जाती है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है जिसमें संबंध विशेषीकृत होते हैं। दूसरा अंतर, समाज सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण अमूर्त है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह होने के नाते मूर्त है। तीसरा अंतर, समाज शब्द का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र के लिए होता है तथा ये एक समाज से जटिल होता है, जबकि एक समाज का प्रयोग सीमित क्षेत्र के लिए होता है तथा ये अपेक्षाकृत सरल संगठन होता है एक समाज। चौथा अंतर, समाज के सदस्यों में मनोवृत्तियों, व्यवहारों और क्रियाओं का एक होना ज़रूरी नहीं है, उनमें भिन्नता पाई जाती है, लेकिन एक समाज के सदस्यों में समानता का कुछ ना कुछ सीमा तक होना आवश्यक है, अन्यथा एक समाज का अस्तित्व ही नहीं होगा। पांचवा, समाज को भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत नहीं बांधा जा सकता। इसके विपरीत एक समाज को भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत बांधा जा सकता है। छठा,
समाज बहुसांस्कृतिक होता है, अर्थात उसमें एक ही समय पर एक से अधिक संस्कृतियाँ विद्यमान होती हैं। और इसके विपरीत एक समाज में प्रायः एक सी संस्कृति विद्यमान होती है। थैंक यू।